नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से लेखांकन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दुर्गा सिंह आपके सामने आज अकाउंटिंग की क्लास में जो ट्रायल बैलेंस का पार्ट है उसको लेकर आया हूं। और आज हम यह जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने प्रकार से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के अंदर ट्रायल बैलेंस के संबंध में किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन अब और पूछे जा सकते हैं। ये की एरियाज कौन कौन से हैं या कौन से फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं ट्रायल बैलेंस के संबंध में, ताकि हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम उसका सही उत्तर दे सकें। तो हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग को लेकर कि भाई ट्रायल बैलेंस होता क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग की प्रोसेस हमने देखी, जिसके अंदर हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बिजनेस से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है और दूसरा जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, अगर ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर है तो उस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करने होंगे और फिर उनको रिकॉर्डिंग करने होंगे। और रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जर्नल और जो सब्सिडरी बुक्स होती है, सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करने की प्रक्रिया हम चलते हैं, जिसमें हम लेजर बनाते हैं और लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं और वहाँ पर उनके जो भी व्यवहार हुए हैं उनको हमें क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है और उनका बैलेंस निकालना होता है। तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर थी वो हमने डिस्कस अभी तक कर ली है। अब यहाँ से हम आगे किस तरह बढ़ेंगे वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रायल बैलेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने बैलेंसेस को जो लिखे हैं और निकाले हैं उनकी हम क्या करते हैं, हर एक लेजर अकाउंट का जो हमने बैलेंस निकाला है उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसको डेबिट साइड, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और इस तरीके से जो व्यवसाय के जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस दिन हम तलपट बना रहे हैं उस दिन तक के सारे ट्रांजेक्शन जो भी हैं उनका हम क्या करेंगे, उस लिस्ट के अंदर लिख लेंगे और देखेंगे कि जो डेबिट का जो टोटल आ रहा है और जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इस बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है हमने कहीं ना कहीं पोस्टिंग में, लिखने में किसी तरीके की कोई गणितीय शुद्धता नहीं रखी है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो सबसे पहला कि जिसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या ट्रायल बैलेंस होता ही क्यों है, तो वो यही है कि जो खातों में हमने जो खतौनी की है ना, वो खतौनी जो है वो सही रूप से हुई है अथवा नहीं है, गणितीय रूप से उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस या तलपट बनाते हैं। दूसरा जो ट्रायल बैलेंस के बारे में हमें जानना है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस जो है होता क्या है। एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंट को ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, या कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो आपको इसमें से क्लियर होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस जो होता है एक प्रकार से एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है, यानी खातों की केवल सूची है। ये एक खाता नहीं है, ये एक प्रकार से कोई खाता नहीं है कि जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से आपका एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होती है, अपने आप में इसका कोई वजूद खाते के रूप में नहीं होता। दूसरा इसके बारे में जो आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि लेखांकन अवधि के दौरान किसी भी समय ये तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये किसी भी समय आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा, यह हमेशा एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर डेट को ये बनाया जाएगा। तीसरी बात क्या आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हम 1 सितंबर को ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर डेट तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जिनको हमने लेजर बनाई हैं और जिनको हमने पोस्ट किए, वहां तक के सारे जो लेजर अकाउंट बने हुए हैं उनके जो बैलेंसेज है वहां तक हम ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे या लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर वहां तक शामिल करेंगे। अब एक नेक्स्ट जो है इसका जो मेन पर्पज जो है ये कि गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, और गणितीय शुद्धता किसकी, खाता बही के खातों की, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट के गणितीय शुद्धता की जांच करने की बात नहीं करता है, ये क्या बोलता है, जो खाता बही तक के जो कार्य हुए हैं वहां तक की जो भी गणितीय अशुद्धता अगर रही है तो इसके माध्यम से हमें मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने होंगे कि ये क्या है। सबसे पहला, क्या ये अकाउंट है या लिस्ट है या दोनों है, ठीक है, या फाइनल अकाउंट का पार्ट है। एक तरीके का क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि ये कब बनाया जाता है,
क्या एंड ऑफ द ईयर ही बनाया जाता है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनाया जाता है या किसी भी समय बना सकते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसे ट्रायल बैलेंस को हम किसी भी समय बना सकते हैं, परंतु वो तिथि जो है या डेट जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि भाई इस तारीख को हम बनाएंगे। वहां तक के सारे ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं और उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस की मुख्य बातें क्या हो सकती है। दूसरा देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का जो आपका स्वरूप कैसा होता है। देखो ट्रायल बैलेंस दूसरा यहां नीचे लिखा होता है एज एट या ए जोन। ये किसी पर्टिकुलर तिथि को बनाया जाता है, इसलिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। यदि एक अवधि के लिए बनाया जाता है, फॉर द पीरियड बनाया जाता है, तो फॉर द ईयर या फॉर द पर्टिकुलर पीरियड का नाम लिया जाएगा। तो एज एट और एज ऑन का मतलब होता है एक निश्चित तिथि को बनाने के कारण से यहां पर एज एट प्रयोग लिया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, देखिए सीरियल नंबर होता है, जहां पर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनकी सीरियल होती है। दूसरा लेजर अकाउंट्स के नाम होते हैं और जिनका बैलेंस या टोटल जो है डेबिट आती है वो डेबिट साइड, और जिसका बैलेंस जो क्रेडिट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट हमारे सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट इसकी बात करें, तलपट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए बार बार वही रिपीटेशन है कि सबसे पहला काम तो इसका यही होता है कि गणितीय शुद्धता की हमें जांच करनी पड़ती है। किसकी गणितीय शुद्धता की? खाते बही के खतौनी के अंदर जो खाता बही के है ना, उसमें जो खतौनी के उनके शेषों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए हम इसको बनाते हैं। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट जो आपका अब जो आइडेंटिफाई हुआ वो क्या है, असिद्धियों की खोज करना, एरर्स रह जाती है ना। भूलवश हमें कोई खाता को डेबिट करना था, उसे हम क्रेडिट कर दिया, ऐसे वॉटएवर जितनी भी प्रकार की गलतियां होती है उसको हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। वो पूरा एक टॉपिक हमने अलग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में चर्चा हम अलग करेंगे। अभी केवल सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे, तो वो उसका पूरा चैप्टर है, हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है खातों के संक्षिप्तीकरण विवरण के लिए। देखिए इसके जब हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो इससे क्या होता है, एक खाता का एक संक्षिप्त यानी समरी वे में खाता की एक प्राप्त हो जाता है हमें। भाई हमें पता चल गया कि परचेज का बैलेंस क्या है या डेटर्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या है, एक सीधा अमाउंट पता चल जाता है ना। तो ये कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि भी एक समराइज वे, यानी कि ये एक फाइनल अकाउंट का आधार होता है। जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो ये हमारे लिए आधार होता है कि इसके आधार पर हम फाइनल अकाउंट तक पहुंच सकते हैं आसानी से, इजीली। अंतिम खाता बनाने के लिए बिल्कुल ये नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया कि अंतिम खाता बनाने के लिए एक हमारे लिए आधार होता है। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं तलपट को बनाने का। फिर भी इतने उद्देश्य होने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये दोहरा लेखा प्रणाली का कोई भाग है क्या, तो आप बिल्कुल उसका उत्तर देंगे बिल्कुल ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ इसके, अगर इसको नहीं बनाएंगे तब भी हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, परंतु यह सुविधा के लिए बनाया जाता है ताकि हमें कुछ गणितीय शुद्धता के बारे में पता चल जाता है। तो ये भाग नहीं है, हाँ, बट इसको बनाना जरूरी होता है, उसके कुछ उद्देश्य ये इस कारण से। फिर हम बात करें तलपट बनाने की विधियां, मेथड्स कौन कौन से। तो तलपट को हम 3 प्रकार, ये भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, तो आपसे ये भी ध्यान रखना है कि तलपट को बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तो तलपट बनाने की विधियां कौन सी हो गई, एक योग विधि हो गई जिसे हम टोटल मेथड कहते हैं, और दूसरी आपकी बैलेंस मेथड शेष विधि हो गई। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, और एक टोटल एंड बैलेंस मेथड। इनके संबंध में आपको कथन, सही कथन या असत्य कथन छांटने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल मेथड में हम क्या करते हैं। देखिए टोटल मेथड में क्या होता है, ये आपका फॉर्मेट आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस का इस तरीके का फॉर्मेट होता है। टोटल में हम क्या करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं कि खाते का, ये कोई एक खाता है, परचेज अकाउंट ले लेते हैं हम। परचेज अकाउंट, इसका हम अगर हम बात करें कि भाई जो डेबिट था 30,000 था, और चैरिटी वगैरह में या लॉस वगैरह कुछ हुआ, उससे हम परचेज को हमने कम किया 5,000 से,
ओके, तो अब आपका इसका टोटल कितना आया, इस डेबिट साइड का टोटल 30,000 आया और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। तो टोटल मेथड जब यूज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट, और तो डेबिट में कितना लिखेंगे, डेबिट में आप लिखोगे 30,000 और क्रेडिट में कितना लिख दोगे, 5,000। ये है टोटल मेथड जो कहता है कि खाते की जो टोटल होती है, जितनी डेबिट की टोटल है डेबिट में लिख दो, क्रेडिट की टोटल है क्रेडिट में लिख दो। ओके, दूसरा स्टेट जो आपकी बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड क्या कहता है कि यही परचेज अकाउंट है आपका, और यही अगर हम बैलेंस मेथड की बात करें तो कैसे लिखोगे, हम कहेंगे बैलेंस निकालते हैं, डेबिट सेट कितना है 30,000, क्रेडिट सेट कितना है 5,000। तो हम कहते हैं कि डेबिट सेट यदि अधिक है तो यहां पर जो बैलेंस निकलेगा वो कौन सा कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और यदि क्रेडिट सेट अगर अधिक होता और डेबिट के सेट हम बैलेंस निकालते हैं तो हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस कहलाता। तो अब यहाँ पर डेबिट सेट ज्यादा है, इसका मतलब कितने से ज्यादा है, यहाँ देखो आप डिफरेंस, तो 25,000 डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ कहोगे डेबिट बैलेंस, तो परचेज में क्या लिखोगे, यहाँ पर 25,000 लिख दोगे। तो ये बैलेंस मेथड कहलाता है। और जब इन दोनों के कॉलम, जैसे इनके साथ हम क्या करें, 2 कॉलम और बना देते हैं, तो एक तरफ तो हम परचेज को कौन सा फॉलो कर रहे हैं, टोटल मेथड, और एक तरफ हम फॉलो कर देते हैं ऐसे बैलेंस मेथड। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो जब हम एक साथ दोनों 4 कॉलम बनाकर इस तरीके से बनाते हैं तो वो तीसरा मेथड आपका टोटल मेथड या बैलेंस मेथड हो जाएगा। और अगर हम केवल टोटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब 30,000 और 5,000 लिखेंगे, और बैलेंस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ 25,000 डेबिट में लिख देंगे। तो ये आपके मेथड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स कितने हैं और इसके बारे में क्या क्या बातें होती है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तलपट के संबंध में कौन सी बात सत्य है या कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें आपसे 3-4 चीजें पूछ लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक और स्पेशल जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना चाहिए, एक उच्चंती खाते का ध्यान पता होना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट का हमें पता होना चाहिए, भूल चूक खाता भी कहते हैं इसको, सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब खुलता है, और यदि हमारे पास सस्पेंस का बैलेंस पड़ा होता है तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है। ये 3-4 बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें सस्पेंस अकाउंट की। तो सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है, सबसे पहली बात हम ये करें, क्योंकि क्वेश्चन इसका भी बहुत बार पूछा हुआ है, भूल चूक खाता, सस्पेंस अकाउंट खुलता कब है। तो हमने कहा हमने कोई ट्रायल बैलेंस बनाई, जिसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखा, और जब हम इसकी टोटल लगाई, जब इसकी हम टोटल लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिस्ट ऑफ अकाउंट आ जाएंगे, यहाँ पर आपके लेजर अकाउंट आ जाएंगे, और ये आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। जब हम टोटल लगाते हैं तो टोटल आती है 1 लाख, और इधर भी आ जाती है 1 लाख। तो जब टोटल मिल गई, इसका मतलब किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धता नहीं है। ओके, गणितीय रूप से शुद्ध है। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं होगा। पर यदि यहां पर डिफरेंस आता है, मैं कहता हूं डेबिट साइड आई 1 लाख और क्रेडिट साइड आ गई बाय द वे 1,20,000, तो इन दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया टोटल में। जब डिफरेंस आ गया तो ये डिफरेंस का क्या करें, या तो पता लगाओ, गलती का पता लगाओ, और यदि हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, हमें पास, हम कहते हैं कि भाई अभी हम गलती का पता नहीं लगा पाते, तो हम क्या करते हैं, उस समय इसको एक अकाउंट खोलते हैं, जो अकाउंट क्या कहलाता है, सस्पेंस अकाउंट खुलता है, और उस सस्पेंस अकाउंट में क्या करते हैं, बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि डेबिट 1 लाख की और क्रेडिट 1,20,000, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, और ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि डेबिट साइड कितना है 1,20,000 और क्रेडिट साइड कितना है 1 लाख। तो ऐसी स्थितियां भी आपके सामने हो सकती है कि डेबिट बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है और कभी क्रेडिट बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है। यदि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट की कुछ साइड
डेबिट साइड, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट किस साइड, क्रेडिट साइड बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरीके से एक बार हमारा कार्य हो जाता है। अब इसके बाद की क्या गणित है, अब हम कहते हैं कि हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया, उसमें बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया, है ना। अब क्या हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। अब फाइनल अकाउंट जब बना रहे हो आप, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिखेगा, है ना। या तो आप क्या करो, गलती का पता लगा लो और गलती को पता लगाने के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो कर दो, या तो एक तरीका ये है, या फिर अब तो क्या है कि गलती का पता भी हम नहीं लगा पाए, फाइनल अकाउंट भी हमारा बन रहे हैं, अब हम बनाने वाले हैं, तो उस केस में जब आपको क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफर करना होगा। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर, देखो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जाता कहाँ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट में हमें पता है एक तो होती है असेट्स और एक साइड होती है लायबिलिटीज। तो असेट्स साइड कब जाएगा और लायबिलिटी साइड कब जाएगा पता होना चाहिए। यदि डेबिट साइड का टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो क्या बनेगा, असेट बनेगी, और यही अगर क्रेडिट साइड का होगा तो क्या बनेगी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट का जो है हम कह सकते हैं कि इसका बैलेंस जो है लास्ट फाइनल अकाउंट तक इस तरीके से सेटअप होगा। और ये दूसरा इसमें ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कब तक लंबा खींचते रहे हम, तो इसका तो यही है कि जब तक आपको एरर का पता नहीं लग जाता तब तक इसको रखना पड़ता है, और या फिर अगर आपके एरर का पता लग जाता है तो उसको हम रेक्टिफाई करके और उसके बैलेंस को खत्म कर देंगे। बाकी हमें बैलेंस शीट के अंतर्गत इस तरीके से मेंटेन करना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट के संबंध में आपसे जो मैंने आपको फैक्ट बताया उसके संबंध में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अभी तक ट्रायल बैलेंस के संबंध में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या उद्देश्य है उसका, दूसरा क्या फैक्ट्स हैं उसको ध्यान रखने, फिर मेथड्स कौन कौन से हैं और उसके संबंध में क्या बातें हो सकती है, और फिर आपका जो है नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका भाई सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो कुछ बातें सस्पेंस अकाउंट की आपको ध्यान में रखनी होगी। इस तरीके से अगर ये बातें आपको ध्यान है तो निश्चित तौर पर इसके संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं अब एग्जाम में आपसे ये 100% गारंटी आप सही करके आओगे। आइए अब इससे संबंध में कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर, कौन सी मध्य तलपट में डेबिट शेष प्रदर्शित करती है। देखो डेबिट साइड जो है बैलेंस कौन सी प्रदर्शित करेगी आपको देखना है। तो परचेज रिटर्न, दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सेल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो परचेज रिटर्न क्या है, परचेज किया खर्चा है एक प्रकार से, आप डेबिट में लिखते हो और जब रिटर्न करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये क्रेडिट की बात करता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये है, ये एडजस्टमेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, पर अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब ऑप्शन में क्वेश्चन आया है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी कि अभी भुगतान करना बाकी है, काम कर लिया पर भुगतान करना बाकी है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, दायित्व हो गया कि हमें भुगतान करना बाकी है, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ये भी क्या है, दायित्व, और दायित्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिर सेल्स, देखिए सेल्स जब आप विक्रय करते हो एक प्रकार से रेवेन्यू का काम करती है, तो आपके लिए क्या होगी, रेवेन्यू, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये भी क्या आ गया, क्रेडिट हो गया। तो ऑटोमेटिक परचेज रिटर्न, सैलरी आउटस्टैंडिंग और सेल्स, ये तीनों ही आपकी क्या हो गई, क्या क्रेडिट बैलेंस हो गए। तो सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है हमारे खर्चे ऐसे हैं जो हमने पहले से भुगतान कर दिया, उसका एडवांस भुगतान कर दिया। एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट है ये, हम बात करेंगे बाद में जब एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, पर अभी थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि भाई खर्चा अभी अगले महीने का, परंतु हमने भुगतान अभी कर दिया। तो हमारे लिए क्या, असेट का काम करती है, और असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है।
तब जाके हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट तलपट है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, तलपट क्या है? क्या फाइनल अकाउंट है, या एक कोई लिस्ट है, क्या सब्सिडरी बुक है, या कोई अकाउंट है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है, एक लिस्ट है। फिर तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तनीय शुद्धि है यहाँ पर। एक सहायक बहियों की खतौनी की जांच के लिए, क्या हम सब्सिडरी बुक जो बनाते हैं उनकी पोस्टिंग करते हैं, उनकी जांच के लिए बनाया जाता है, या लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उनकी शुद्धता की जांच के लिए, इसे दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए? क्या हमारा ये उद्देश्य होता है क्या कि इसको दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा बनाएं? ये मैंने आपको बताया कि भाई वो उसका पार्ट नहीं होता। सभी खातों को एक स्थान पर लिखना, क्या हम सभी खातों को एक स्थान पर लिखते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, कि मैं अब बार बार आपको एक ही जगह फोकस कर रहा था कि हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर सहायक बही जो भी आपकी लेजर में अकाउंट आपने जो खोले, खाता बही में जो खोले हैं खाते, उनकी जो खतौनी की गई है उनकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, तलपट बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सहायक बहियों की जो हमने खतौनी की है, सहायक बहिया खोली, फिर उनके खाते खोलेंगे हम लेजर के अंदर, और लेजर खाते खोलने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर पोस्टिंग करेंगे, और पोस्टिंग करने के बाद उसके बैलेंसेस है उसकी जो खतौनी की गई उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपके तलपट बनाते हैं। नेक्स्ट, तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आने पर अंतर की राशि लिखी जाती है। अब देखो दोनों पक्षों का योग अगर समान नहीं आया तो उसकी राशि कहाँ लिखेंगे? हमने अभी बात की कि जब दोनों का बराबर नहीं आता तो हमें क्या करना होता है, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि भूल चूक खाता यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। तलपट बनाते समय प्राय सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि तलपट जब बनाते हो तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता? कैपिटल अकाउंट बिल्कुल शामिल किया जाता है, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ड्राइंग अकाउंट बिल्कुल शामिल किया जाता है, डेबिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल शामिल किया जाता है, डेबिट साइड लिखते हैं। और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है सामान्यता इसको आप समझ ही लीजिए कि प्राय इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। इसको सम्मिलित कब करते हैं? तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ, एक कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं। एक आपका ट्रायल बैलेंस के नाम से एक लिखा हुआ आता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है एडजस्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हो गया कि यहां पर हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, समायोजन करने होते हैं, एंट्रीज करनी पास करनी पड़ती है, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट पर पहुंचते हैं। तो समायोजन प्रक्रिया क्या होती है, किस कारण से होती है, कौन सी कंसेप्ट वर्क करती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसकी खतौनी की जाएगी, कैसे उसका बैलेंस जो ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर। पर यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उनको हम कर चुके हैं, और उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं उसे। तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, एक प्रकार से एक एडजस्टमेंट होता है। ओके, अब इसके संबंध में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ट्रायल बैलेंस में शामिल, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखें या बाहर लिखें, क्या इसका सीन रहता है, उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको शामिल करता है चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो हम ये कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, यदि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यह होता है कि हमने कोई माल खरीदा, जैसे हमने कोई 100 यूनिट माल खरीदा और 80 हमने सेल कर ली। बाय किया 100 यूनिट और सेल कर लिया आपने 80 यूनिट, यानी 20 यूनिट अभी भी पड़ी हुई है। तो 20 यूनिट जो पड़ी हुई है वो आपके लिए क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे कहते हैं हम 100 रुपये की एक यूनिट है, तो 20 × 100 यानी कि 2000 रुपये का माल आपके पास अभी पड़ा है बिना बिका, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो यदि हम इसको परचेज के साथ, बाइंग के साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं, परचेज के साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं, यानी परचेज के साथ ही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है, डेबिट के साथ उसका क्रेडिट भी लिख दिया जाता है, तो उस केस में तो हम क्या कहेंगे, इसको हमें क्या करना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है। और यदि हम उसको नहीं करते हैं तो उस केस में हमें बाहर लिखना होता है, और बाहर लिखते हैं तो इसके एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट भी है वो 2 जगह पर आते हैं। तो आपको सामान्यतः ट्रायल जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस के बाहर ही लिखते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करते हैं तब उसका प्रभाव 2 जगहों पर जाता है। और बाकी जो है जनरली हमें इसको अगर परचेज के साथ इसका एडजस्टमेंट हो चुका है तो उस केस में इसको शामिल कर लेना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की क्या सारी एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उनको यदि उनका एडजस्टमेंट कर चुके हैं हम, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उनको ट्रायल बैलेंस में शामिल कर लेना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस में अगर शामिल कर लिया जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस भी क्या कहलाता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो इफेक्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट के अंदर एक जगह पर ही आएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक को प्राय ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है। आई अब यहां उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका ये हो जाएगा कि आपको क्या ध्यान देना है, सही उत्तर आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी डेटर्स और क्रेडिटर के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स और क्रेडिटर्स को शामिल करते हैं तो पहले तो समझें कि भाई डेटर्स होते हैं क्या। डेटर्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि डेब्टर्स होते हैं और एक क्रेडिटर्स होते हैं। जब हम कोई उधार माल खरीदते हैं, है ना, जब उधार माल हमने खरीदा तो उसका पेमेंट हमें अब करना है, आज नहीं तो कल करना है, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, सप्लायर जो होते हैं क्रेडिटर होते हैं। और डेटर्स का मतलब ये होता है कि हमने माल किसको उधार बेच दिया। जब हम उधार माल बेचते हैं तो आज नहीं तो वो कल हमें भुगतान करेगा, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, देनदार बन जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे डेटर्स होते हैं और बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो जब ट्रायल बैलेंस में हम लिखते हैं तो उन सबका हम क्या करते हैं, सिर्फ सन्ड्री, उनका एक टोटल बैलेंस निकालते हैं, सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसा एक हम बैलेंस निकालेंगे और उसको हम लिखेंगे। और उसकी लिस्ट जो होती है सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स की, वो उसके ट्रायल बैलेंस के साथ अटैच कर ली जाती है। तो यह भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो डेटर्स होते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं, तो क्या उनका हर एक का बैलेंस यहाँ पर अलग अलग शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस में? बिल्कुल नहीं किया जाता। हम उसका टोटल निकाल देते हैं सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में और उसकी लिस्ट अटैच कर देते हैं और उसको बैलेंस को वहां पर दिखा दिया जाता है। तो ये आपको जो कुछ बारीकियां मैंने आपको बताई ट्रायल बैलेंस के संबंध में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर किया जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक को प्राय संबंधित किया जाता है नहीं किया जाता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स का कैसे किया जाता है, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना आप अगर कवर कर लेते हो तो 100% आप ट्रायल बैलेंस से संबंधित जो भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे वो तयशुदा सही क्वेश्चन करके आओगे। चलो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप ने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और ज्यादा ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हेलो।